अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि लिबरलिज्म या लिबरलिस्ट अप्रोच क्या है, इसकी बेसिक असम्पशंस क्या हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और इसके प्रोपोनेंट्स कौन हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो लिबरलिज्म 4 वर्ड्स के गिर्द घूमती है: पीस, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड फ्रीडम। नाजरीन, लिबरलिस्ट बेसिकली ह्यूमन नेचर को पॉजिटिव वे में देखते हैं। इनका ह्यूमन रीजन पे बिलीव है और ये इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर रैशनल प्रिंसिपल्स यानी अकली असूलों का इतलाक किया जा सकता है। लिबरलिस्ट बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल्स अपने मफाद के लिए या कंपटीशन के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अप टू अ पॉइंट, यानी एक हद तक वो खुदगर्ज हो सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं हो सकते। यानी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे इन्हें कलेक्टिवली बिहेव करना पड़ता है, लेकिन वो ये भी यकीन रखते हैं कि इंडिविजुअल्स के बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और इन्हीं कॉमन इंटरेस्ट पे वो कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और कोऑपरेट भी कर सकते हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। यानी विद इन स्टेट भी वो कोलैबोरेट कर सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, और इस कोलैबोरेशन के नतीजे में विद इन स्टेट भी फ़ायदा होता है और इंटरनेशनली भी फ़ायदा होता है। नाजरीन, रियलिस्ट ने यह कहा था कि वार को अवॉइड नहीं किया जा सकता, वार को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। लिबरलिस्ट कहते हैं कि वार एक रियलिटी ज़रूर है, लेकिन इसे अवॉइड किया जा सकता है कि रीजनिंग से जब इंसान सोचेंगे कि वार का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, ये अगर हम इस तरह से बिहेव करें तो ये हमें फ़ायदे होंगे, तो इस बेस पे ना सिर्फ विद इन स्टेट कोऑपरेशन हो सकता है बल्कि इंटरनेशनली भी कोऑपरेशन हो सकता है। तो ये लिबरलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। नाजरीन, लिबरलिज्म का एक ही पर्सपेक्टिव है और वो है हाउ टू अचीव पीस। लिबरलिस्ट कोऑपरेशन पे यकीन रखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे यकीन रखते हैं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे यकीन रखते हैं। अब हम लिबरलिज्म की कुछ बेसिक असम्पशंस डिस्कस करते हैं। नाजरीन, लिबरलिस्ट ह्यूमंस का पॉजिटिव व्यू पेश करते हैं। इसके अलावा इनका बिलीव है कि ह्यूमन नेचर कोऑपरेटिव है। इसके अलावा इनका ये भी बिलीव है कि ह्यूमंस प्रोग्रेस और म्यूचुअल बेनिफिट्स चाहते हैं। नाजरीन, लिबरलिज्म की टाइप्स में सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, रिपब्लिकन लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म शामिल हैं। सबसे पहले हम सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म के बारे में जानते हैं। रियलिज्म में हमने देखा था कि रियलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते थे कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये सॉवरेन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स का आपस में रिलेशन है और वो इसी हद तक इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसी हद तक देखते हैं। लेकिन सोशोलॉजिकल लिबरलिस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत नैरो और वन साइडेड कहते हैं। वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत नैरोली देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस स्टेट टू स्टेट रिलेशंस की स्टडी तो है ही, लेकिन इसमें ट्रांसनेशनल रिलेशंस भी शामिल हैं। ट्रांसनेशनल रिलेशंस में क्या होता है, यानी एक तो है बिल्कुल फॉर्मल रिलेशंस स्टेट टू स्टेट जो कि गवर्नमेंट्स के हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन रिलेशंस को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ रिलेशंस हैं, ग्रुप्स के साथ रिलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशंस हैं। तो मेन एडिशन इसमें ये होता है कि सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म में स्टेट को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन साथ सोसाइटी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। सोसाइटी में ग्रुप्स, पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आ जाती हैं। यानी ये सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि नेशनल गवर्नमेंट्स के अलावा जो सोसाइटी में चीज़ें शामिल हैं जिसमें डिफरेंट एक्टर्स आ जाते हैं, मसलन डिफरेंट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, इनके रिलेशंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं,
जैसा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशंस होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री की है, कोई दूसरे कंट्री की है, वो कोई कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट शामिल नहीं होती, ना इस कंट्री की होती है ना उस कंट्री की होती है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं, तो वो मैकेनिज्म एक इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा है। तो इस चीज़ पे बेसिकली सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म वाले फोकस करते हैं। सोशियोलॉजिकल लिबरलिस्ट इन ट्रांसनेशनल रिलेशंस को इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में दिन ब दिन इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब हम इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरडिपेंडेंस वर्ड से ही पता चल रहा है कि म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी पीपल और गवर्नमेंट्स को इफेक्ट होगा। जब किसी और जगह कुछ वाकया पेश आएगा, यानी हम स्टेट को एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं ले सकते कि ये एक स्टेट है और दुनिया में जो मर्जी हो इस स्टेट को फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक इसका कंसेप्ट है कि एक स्टेट है, इसमें लोग रह रहे हैं, तो ये स्टेट और इसके जो लोग हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। दुनिया में या दुनिया के लोगों में अगर कुछ होगा तो इस स्टेट पे और इसके लोगों पे भी उसका इफेक्ट होगा। यानी ट्रांसनेशनल रिलेशंस अगर हायर होंगे तो इंटरडिपेंडेंस भी हायर होगी। यानी पीपल टू पीपल अगर कांटेक्ट ज़्यादा हैं, ट्रेड है, तो इन चीज़ों से फिर स्टेट में भी डिपेंडेंस बढ़ेगी और उसका इंटरडिपेंडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उससे बेसिकली इंटरडिपेंडेंस बढ़ी। नंबर 1 तो ये है कि प्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंस हुई कि आपको कुछ प्रोडक्शन करनी है तो मशीनरी आप हर किस्म की खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नंबर 2, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारी प्रोडक्शन आप कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट है ये भी इंटरडिपेंडेंस के ज़ुमरे में ही आता है, यानी लिंक्ड है। 1950s में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, यानी ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली डेवलपमेंट थी इससे मेजर चेंज आया। अब स्टेट इन चीज़ों को इग्नोर करके अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना सकती, यानी इन चीज़ों को उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा। यानी अगर हम ओल्ड हिस्ट्री को देखें तो उसमें स्टेट अपनी पावर इंक्रीज़ करने के लिए या तो वो अपनी आर्मी या मिलिट्री ज़्यादा करती थी या वो अपनी एक्सपेंशन करती थी, यानी दूसरी स्टेट को फतह करना या कब्ज़ा करना, तो यही उसकी पावर की अलामत होती थी। लेकिन ये अगर हम मॉडर्न एरा में देखें तो महज मिलिट्री और एक्सपेंशन से आप प्रॉस्पेरिटी नहीं कर सकते। यानी आपको अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने किसी रीजन या वर्ल्ड में डोमिनेंट होना है तो विदाउट फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप ये पावर गेन नहीं कर सकते। यानी ऐसा क्यों हुआ? यूज़ ऑफ फोर्स जिसमें मिलिट्री आ जाती है या वेपन्स आ जाते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट रुपए की सेंस में भी, और उसके अलावा आप पे सैंक्शंस भी लग सकती हैं कि आपने अगर बिला वजह किसी पे अटैक किया है तो आप पे इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लग सकती हैं। तो इसलिए यूज़ ऑफ फोर्स की कॉस्ट बढ़ गई है और उसके बेनिफिट्स कम हो गए हैं। यानी आज एक तो एक्सपेंशन करना बहुत मुश्किल है, अगर आप कर भी लेंगे तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो वो एक्सपेंशन फ़ायदे की बजाय आपके लिए उल्टा नुकसानदेह हो सकती है। यानी इकोनॉमिक प्रोडक्शन और जो इंटरनेशनल सिस्टम का चेंजिंग करैक्टर है वो रीज़न बना है जिसकी वजह से ये जो यूज़ ऑफ फोर्स है ये लेस बेनिफिशियल रह गई है। यानी अब ये मॉडर्नाइजेशन से लिंक्ड है। यानी पहले यही होता था कि टेरिटरी पर कब्जा कर लें और जो नेचुरल रिसोर्सेज हों, यानी कोई पहाड़ है, दरिया है, कोई समंदर है, कोई बंदरगाह है, उस पर कब्जा कर लें। तो वो कहते थे कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया है, अब हमारी स्टेट सिक्योर है, ये हमारी एक तरक्की की ज़ामन है। लेकिन अब मॉडर्न पीरियड में ऐसा नहीं होगा। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
اور ہائیلی کوالیفائڈ لیبر فورس، جس میں آپ کے اکاؤنٹنگ سے لے کر لیگل، فلاسفر، تھنکرز، آپ کے سائنٹسٹ، آئی ٹی ایکسپرٹس، یہ چیزیں اور جو فائنینشیل کیپٹلز ہیں وہ کی ٹو سکسیس ہیں۔ تو انٹر ڈیپینڈنس لبرلزم کا بیسیکلی یہ کنسیپٹ ہے۔ اب ہم انسٹیٹیوشنل لبرلزم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، انسٹیٹیوشنل لبرلزم میں اسٹیٹس کے درمیان کوآپریشن، نیگوشیشنز اور کانفلکٹس کے حل کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے رول پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں یونائٹڈ نیشنز یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یا ریجنل باڈیز ڈائیلاگز یا کوآرڈینیشن یا گلوبل افیئرز کی مینجمنٹ کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ اب ہم ریپبلکن لبرلزم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ریپبلکن لبرلزم میں ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اسٹیٹس کے درمیان پیس اور اسٹیبلٹی کو فروغ دینے پر زور دیا جاتا ہے۔ ریپبلکن لبرلسٹ کا موقف ہے کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس شیئرڈ ویلیوز، انسٹیٹیوشنز اور نارمز کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیسفل ریلیشنز رکھتی ہیں۔ ان کے مطابق انڈیویجول رائٹس، اکاؤنٹیبل انسٹیٹیوشنز، رول آف لا جیسے اصولوں پر مبنی ڈیموکریٹک گورننس کنٹریز کے درمیان زیادہ پیسفل انٹریکشنز کا باعث بنتی ہے۔ ان کے مطابق عالمی سطح پر ڈیموکریسی کو فروغ دینا زیادہ سٹیبل ہے، کیونکہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹس میں ملوث ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اب ہم نیو لبرلزم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، نیو لبرلزم ایک اکانومک اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو فری مارکیٹ اکانومی میں گورنمنٹ کی محدود مداخلت، ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن اور عوامی اخراجات کو کم کرنے پر زور دیتا ہے۔ اس میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے رول، فری ٹریڈ، اکانومک انٹرڈیپینڈنس اور اسٹیٹس کے درمیان کوآپریشن پر زور دیا جاتا ہے۔ نیو لبرلزم یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور IMF جیسے اداروں کی وکالت کرتا ہے تاکہ تعاون کو آسان بنایا جا سکے اور کانفلکٹس کو ڈپلومیسی اور اکانومک انٹریکشنز کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ اب ہم کلاسیکل لبرلزم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، کلاسیکل لبرلزم انڈیویجول فریڈم، لمیٹڈ گورنمنٹ انٹرونشن اور فری مارکیٹس کے اصولوں پر بیس کرتی ہے، جس کا اطلاق عالمی سطح پر ہوتا ہے۔ اس میں سوورینٹی، فری ٹریڈ، دوسری اسٹیٹس کے معاملات میں عدم مداخلت پر زور دیا جاتا ہے اور اس خیال پر زور دیا گیا کہ اسٹیٹس کے درمیان اکانومک انٹریکشنز میوچل بینیفٹس اور پیس کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کنسیپٹ کلاسیکل لبرلزم کا۔ ناظرین، لبرلزم کے اہم پروپوننٹس میں امانوئل کانت، ووڈرو ولسن، جوزف نائی اور رابرٹ کیوہن اہم ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے لبرلزم کے حوالے سے تمام کنسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔